हम अगर सॉल्व करते कहता है कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लो, लघुत्तम, तो आंसर आ जाएगा। क्यों आंसर आ जाएगा? लघुत्तम समझो होता क्या है। जैसे 18 का देखो, मैंने टेबल लिखना स्टार्ट किया, खात 36 है, 12 का लिखा तो 12, 24 और 36। लघुत्तम क्या होता है? जिसका लघुत्तम निकालना, अगर खात लिख सकते हो उसका खात लिखो, जो पहली बार आएगा ना वही लघुत्तम होता है। क्यों? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ये जो है ना 18, 36, 54 ऐसे बनेगा, वो सब 18 का मल्टीपल है, ठीक है। और इधर 12, 24, 36 12 का मल्टीपल है, तो उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही है ना। रिवीजन जो भी पढ़ रहे हो उसका करते जाओ, छुट्टी होने के बाद में क्या होता है ना कि भूल जाते हैं। जैसे अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो कितने याद रहता है, लेकिन 2 महीने बाद अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए पढ़ाई अच्छे से करते रहो रिवीजन के साथ, क्योंकि रिवीजन ही मैटर करता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर.के. रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी वाला गणित है उसका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमें पता है कि ये और ये दोनों भाज्य संख्याएँ हैं, लेकिन बताओ क्यों। तो भाज्य संख्या होने का कंडीशन क्या है? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, खुद और एक के अलावा कोई एक और गुणनखंड हो गया तो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। बस हमें क्या दिखा देना है कि दिए हुए जो क्वेश्चन है ना इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, तो हो जाएगा काम हमारा। तो देखो पहला नंबर जो है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। तो जरा एक बार क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले तो कॉमन देखो, 13 दोनों जाएगा ना, यहाँ पर 13 13 प्लस में है तो कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पर 7 गुना 11, 13 तो कॉमन हो गया। अब प्लस 13 पूरा निकल गया तो 13 गुना 1 कह सकते हैं, तो 1 बचेगा। तो 13 गुना 11 7 77 जोड़ 1 78 हो गया। अच्छा ऐसा नहीं सोच रहे कि 11 1 12 17, ऐसा नहीं। पहले बोर्ड मास उठ जाता है ना, सबसे पहले गुना करते हैं फिर जोड़ते हैं, तो पहले गुना करेंगे तब जोड़ेंगे, ठीक है। तो 13 गुना 78, देखो ये जो भी नंबर है अगर मल्टीप्लाई करके हम देखें ये नंबर कितना है, तो देखो 13 78, तो 13 8 104 के 4 में 10, 13 7 91, 10 91 और 10 101, तो ये नंबर है 10 से 14। ये कितना है ये नंबर? 10 से 14। मतलब इस नंबर का जो टोटल गुना वना करके लाओगे तो ये मिलेगा 1014। 1014 को दिखाना है कि ये एक भाज्य संख्या क्यों है। तो जाहिर बात दिखा दो कि 1014 का 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। खुद यानी 1014 और 1 के अलावा यदि कोई और गुणनखंड हो गया तो ये भाज्य संख्या बन जाएगी। देखो 13 और 78 दोनों गुणनखंड है इसका, जिसमें 13 तो भाज्य संख्या नहीं है, 13 तो अभाज्य संख्या। और भी तो दिखाना चाहो दिखा सकते हो। 78 को लिख सकते हो 13 गुना 6, 78 को लिख सकते हो 13 गुना 6, 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3, मतलब 78 का भी मैंने गुणनखंड कर दिया। तो देखो 78 का होता 13 6 के 78, तो 13 गुना 6 लिखना था, 6 को 2 गुना 3 कर दिया। तो अभी इसको देखो क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 13, 2 है ना, तो 13 की पावर 2। दिया हुआ ये संख्या जो है 1014 है। 1014 का देखो 2 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, 3 भी है, 13 भी है। यहाँ तो हमें दिखाना था कम से कम 1, यहाँ देखो 3 तो अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है इसका। मतलब 1 और 1014 के अलावा 2, 3 और 13 3 अभाज्य गुणनखंड इसका। तो बताओ भाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लिखेंगे? चूंकि दिए हुए संख्या जो कौन है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, जो हमने सॉल्व करके पता किया 1014 है, का 2, 3 तथा 13 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, खुद और एक के अलावा, यानी इसका खुद और एक के अलावा और भी गुणनखंड है, और भी गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या। देखो हम यहाँ पर ज़्यादा इतना जो कि वो समझाने के लिए नहीं, तो हम यहीं पर डायरेक्ट कह सकते थे कि दिए हुए संख्या का 13 का अभाज्य गुणनखंड है, तो खुद और एक के अलावा 13 अभाज्य गुणनखंड हो गया ना, तो ये भाज्य बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा क्लियर कट समझाने के लिए मैंने ये सारा पॉइंट अलग से लिखा, नहीं तो हम यहीं से डायरेक्ट देख सकते थे कि ये एक अभाज्य संख्या, उसका गुणनखंड बन रहा है, तो ये भाज्य संख्या निश्चित रूप से होगा ही होगा, ठीक। देखो अगला नंबर जो है
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये एक भाज्य संख्या है, ये दिखाना है। तो देखो 5 है यहाँ भी तो कॉमन ले लो पहले, 5 कॉमन है तो क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 कोई मतलब होता नहीं है, प्लस 1। गुना 1 ना भी लिखे तब भी चलेगा, तब गुना कर लो कितना होता है। देखो यहीं से दिखा सकते डायरेक्ट कि 5 इसका एक गुणनखंड बन गया ना, तो यहाँ से जो ये संख्या जो भी है उसका 5 एक अभाज्य गुणनखंड है ना, इसका मतलब इस संख्या और 1 के अलावा इसका 5 एक गुणनखंड हो गया, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो यही हो गया क्या भाज्य संख्या, ये हो गया। हम डायरेक्ट यहीं से इस बार लिख लेते हैं, नहीं तो अगर समझना है तो फिर उस तरीके से कर, जैसे पहला दिखाया तो क्या लिखेंगे, चूंकि दिए हुए संख्या का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या का एक तो खुद ही अपना गुणनखंड खुद होगा, एक होता है 2 गुणनखंड हुआ, लेकिन दो के अलावा, उस 2 के अलावा यानी खुद और 1 के अलावा 5 एक गुणनखंड हो गया ना अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए इसके, यानी इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया होगा। अगर इसको भी चाहते तो पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना कितना होता है, और उसको भी प्राइम फैक्टर से पूरा अभाज्य गुणनखंड करना तो ढेर सारा गुणनखंड और मिलेगा, लेकिन हमको भाज्य संख्या दिखाने के लिए तो बस ये दिखा दूं कि खुद जो संख्या दे रखा है यानी कि ये और 1 के अलावा 1 भी और गुणनखंड हो गया तो वो भाज्य संख्या बन जाएगा। तो हमने दिखा दी कि 5 तो इसका गुणनखंड है ना, क्योंकि 5 में जब मैं इसको गुना करता हूँ तो ये संख्या मिल जाता है, तो 5 तो इसका गुणनखंड हुआ, और 5 गुणनखंड है जो कि अभाज्य संख्या है, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हुए इसलिए एक भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक खेल का मैदान है, ठीक है, जिसमें चारों तरफ पता ना दौड़ने वाला बना हुआ है, तो उसमें सोनिया और रवि 2 जने हैं। सोनिया को उस मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को उसी के एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। अब क्या हुआ, सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक मैदान है, ठीक है, और ये उसका मैं ट्रैक बना देता हूँ। मान लो ये दौड़ने वाला ट्रैक है, ये जो है, मान लो ये वो पोजीशन है जहाँ से सोनिया और रवि एक ही समय में, मतलब सेम टाइम में, एक ही स्थान से, इसी जगह से और एक ही दिशा में चलना है। मान लो इधर की ओर दोनों दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब क्या हुआ जरा सोच के देखो, जब अगर मैं सोनिया के बारे में बात करूँ तो जब एक चक्कर लगाया होगा सोनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कितना मिनट लगा होगा 18 मिनट, और रवि कितना लगा होगा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, यानी रवि पहले लगा लिया होगा, 6 मिनट पहले उस चक्कर लगा लिया होगा। समझ लो, तो यहाँ से पहले हम डायरेक्ट बना लेंगे क्वेश्चन, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे। रवि को 12 मिनट लगा, ठीक है। जब सोनिया दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी फिर उसको 18 मिनट लगेगा, यानी दूसरा चक्कर कंप्लीट करने में टोटल कितना लग जाएगा उसको 36वां मिनट जब होगा, उस केस में सोनिया का 2 चक्कर कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसको एक लगाने में तो 18 मिनट लगते हैं ना। रवि का दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा 24 मिनट पे, और रवि का तीसरा चक्कर कंप्लीट होगा 36 मिनट पे। अब जरा सोच के देखो, यहाँ पर इन दोनों में पहली बार ऐसा कौन सा संख्या मिला जो दोनों में कॉमन है 36। इसका मतलब क्या हुआ, जब 36 मिनट होगा ना उस समय सोनिया और रवि फिर से यहीं पर आएगा, और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि वे दोनों जहां से स्टार्ट किया ना ये प्रारंभिक स्थान पर पहली बार फिर से कब मिलेगा, कितने समय बाद। देखो तो यहाँ से देख के बात कर सकते 36 मिनट बाद पहली बार मिल रहा है ना, मिल रहा है। सोनिया का 2 चक्कर पूरा होगा 36 मिनट होगा, लेकिन रवि 3 चक्कर लगा लेगा क्योंकि रवि को 12 मिनट ही लगता है। तो जब रवि का 3 चक्कर और सोनिया का 2 चक्कर पूरा होगा ना तो 36 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 36 मिनट दोनों में सेम है, दोनों को 36 मिनट लगता है 2 चक्कर और 3 चक्कर क्रमशः पूरा करने में। इसी वजह से वो 36 मिनट पर जाकर के मिल जाएगा पहली बार। और भी मिलेगा, अगली बार कब मिलेगा 72 मिनट पर, लेकिन हमसे पूछा कि पहली बार कब मिलेगा प्रारंभिक स्थान पर, तो 36। हमारा आंसर तो आ गया सर कि 36 मिनट पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट जैसे ही होगा वो दोनों फिर से यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, और भी देखो यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पे कह रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ 36 मिनट मिल जाएगा। अब देखो हम अगर सॉल्व करें तो कहता है कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लो लघुत्तम, तो आंसर आ जाएगा। क्यों आंसर आ जाएगा, लघुत्तम समझो होता क्या है। जैसे 18 का देखो मैंने टेबल लिखना स्टार्ट किया, खात 36 है, 12 का लिखा तो 12, 24 और 36। लघुत्तम क्या होता है, जिसका लघुत्तम निकालना, अगर खात लिख सकते हो उसका खात लिखो, जो पहली बार आएगा ना वही लघुत्तम होता है। क्यों, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ये जो है ना 18, 36, 54 ऐसे बनेगा, वो सब 18 का मल्टीपल है।
ठीक है, और इधर 12, 24, 36, 12 का मल्टीपल है, तो उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही है ना, इसीलिए कहा था कि इस क्वेश्चन में LCM निकालो। तो क्या कहेंगे? वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर जितने समय बाद मिलेंगे वह 18 तथा 12 का LCM है। तो निकाल दो 18 और 12 का LCM। तो 18 और 12 का LCM कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से। ये दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में। 2 में 18 फटाफट निकाल लेते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 18 क्या होगा? 2 गुना 3, 3 2 बार ना, 3 के पावर 2 लिख लो। फिर 12 का भी निकालो, तो 2 से लगाओगे 2 छः 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, फिर 3 से लगाओ 3 का 3, तो 12 क्या हुआ? 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, यहाँ पर 1 लगा दो। तो LCM निकालना है, LCM 18 और 12 का। क्या होगा? कॉमन नहीं देखते इसमें, जितना भी है सबका बड़ा पावर देखते हैं LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड कर लो और कॉमन का बड़ा, कॉमन नहीं देखते हैं, सबका बड़ा पावर। तो 2 की पावर 1 यहाँ, 2 की पावर 2 यहाँ, तो बड़ा पावर है 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2 यहाँ, 3 की पावर 1 यहाँ, तो बड़ा पावर 3 की पावर 2। तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 9 में 36, इसीलिए 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसीलिए वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। लिख लेना, 36 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब था समझाने के लिए, और ये है क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, ये लिखना ना, इसीलिए वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे पहली बार में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन हो गया। मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत है 2023 का एग्ज़ाम के लिए। फिर भी अभी से पूरा जम के पढ़ाई करो, ताकि कोई रिवीजन जो भी पढ़ रहे हो उसका करते जाओ। छुट्टी रहने के बाद में क्या होता है ना कि भूल जाते हैं। जैसे अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो तो कितने याद रहता है, लेकिन 2 महीने बाद अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए पढ़ाई अच्छे से करते रहो रिवीजन के साथ, क्योंकि रिवीजन ही मैटर करता है कि अल्टीमेटली कितना आपने सीखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।